हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग यूपीपीसीएस के लिए फुल लेंथ टेस्ट देख रहे हैं। एक टेस्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने जो हमारा पहला वाला वीडियो था, पहला वाला दैट मीन्स जो 25 नंबर का मॉक टेस्ट था या टेस्ट सीरीज़ थी, उसको आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके उसको ज़रूर देखें। अब हम लोग 26 नंबर का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज़ है उसको देख रहे हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसका भी बना दिया है, यानी कि 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं और इस 51 के बाद आज 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वीडियोज़ पुराने हो गए हैं, एक दिन पुरानी हुई है दरअसल, और उसके लिए प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग आज 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और वीडियोस की लिंक आपको डेली टू डेली मिलती रहे। सपोज दैट नोटिफिकेशन नहीं जाता, अक्सर हमने देखा है कि जो यूट्यूब है वो नोटिफिकेशन नहीं देता, तो आप लोग अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको वहाँ डेली वीडियो की लिंक मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना 51 नंबर का क्वेश्चन। क्या कुछ बातचीत है उसको हम लोग देख लेंगे, तो एक सेकंड वेट कीजिए, ऐसे हम लोग 51 नंबर पे पहुंच रहे हैं। तो चलिए आ गया है हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आयोडीन, लिटमस पेपर, लाइकेन और चूना पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस विकल्प के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, इसको जो है इसकी तरह मतलब इसको यूज़ करके आप कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है या उपस्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहले वाले का ऑप्शन डी, चूना पत्थर। आगे देखेंगे हम लोग अपना 52 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति ग्रह से संबंधित नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके कौन कौन से उपग्रह हैं। अगर आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ये पहला है गैनीमेड, तो गैनीमेड तो होगा ही क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, एकदम सही बात है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा कह रहे हैं कैलिस्टो, तीसरा कह रहे हैं टाइटन और यूरोपा। तो यूरोपा तो भी कुछ दिनों पहले चर्चा में भी था, तो यूरोपा भी हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जो टाइटन है ना, ये शनि जो हमारा ग्रह है उसका उपग्रह है, शनि ग्रह का ये उपग्रह है और शनि ग्रह का ये सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तो सी वाला इसका जो है वो नहीं होगा, यानी कि 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टाइटन। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि शनि का उपग्रह है। तो आप देखिए यहाँ से एक और चीज़ पता चल रही है कि हमें बृहस्पति ग्रह में कौन कौन से उपग्रह हैं, गैनीमीड है, कैलिस्टो है और यूरोपा है। ठीक, आगे देखेंगे अपना 53 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और हमें एग्जैक्टली देखना क्या है। कह रहे हैं किस विधि का उपयोग करके खरपतवार पे नियंत्रण किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो जो लोग खेती बाड़ी करते होंगे उन्हें तो थोड़ा बहुत वैसे ही चीज़ मतलब नॉलेज होगी। खेती बाड़ी करने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करते होंगे, घर में खेती बाड़ी होती होगी तो थोड़ी बहुत चीज़ों की जानकारी हो जाती है घर में। जैसे मेरे घर में होती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब मम्मी पापा कुछ डिस्कस करते रहते हैं तो सुनते रहते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत तो जानकारी हो ही जाती है। चलिए फिलहाल के लिए देख लेते हैं। पहले में क्या है, मल्चिंग, यानी कि पलवार घास पात से ढक देना। तो क्या ये जो है खरपतवार के नियंत्रण के लिए उपयोगी होगा। चलिए और देखते हैं। कह रहे हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी कि अंतर फसल, तो ये तो होगा ही, एकदम 100% है कि अगर आप जो मतलब कि क्रॉप्स हैं, जैसे इस टाइम गेहूं बोया फिर आगे सरसों, मतलब गेहूं और सरसों का सीजन एक ही होता है तब तो नहीं, जैसे एक साल गेहूं बोया फिर उसके बाद धान बो दिए फिर उसमें कुछ और बो दिए, इस तरह से जब आप मतलब कि बार बार फसलों का क्रम है चेंज करते रहते हैं तो खरपतवार का जो नियंत्रण है उसमें थोड़ा हेल्प हो जाती है, क्योंकि हर एक फसल में ना मतलब एक ही तरह के खरपतवार नहीं उगते हैं, इस वजह से कह रहे हैं। तीसरा क्या है, मतलब हमने देखा कि जो फसल चक्रण है ये भी हो जाएगा, अंतर फसल भी हो जाएगा और टिलिंग चौथे में क्या है, चौथे में है हमारा टिलिंग। तो आप देखिए इसमें चारों के चारों ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप इन सारे उपायों को अपना सकते हैं। घास पात से ढक दें मिट्टी को, अंतर फसल यानी कि अंतर फसल और जो हमारा फसल चक्रण है एक के बाद एक फसल जो लगाने वाला फसल चक्रण है वो, और टिलिंग, ये सारी चीज़ें आप करके मुक्ति पा सकते हैं।
आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 54, और जो हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि इंफ्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति किस से कम है। आपके पास ऑप्शन क्या है, ध्यान रखिएगा, इंफ्रासाउंड, और 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 54 का, आप देखिए 20 हर्ट्ज हो जाएगा। ये वो साउंड्स होती हैं जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं, यानी कि ह्यूमन एयर के लिए मुश्किल होता है, जबकि कुत्ते वगैरह जो होते हैं ना वो सुन लेते हैं। तो मतलब इंसानों की सुनने से कम जो ध्वनि होती है वो होती है 20 के नीचे। तो 20 हर्ट्ज के नीचे की जो ध्वनि है उसे ही हम कहते हैं इंफ्रासाउंड वेव्स, या मतलब कि इंफ्रासाउंड वेव्स ही कहते हैं दरअसल। आगे देखेंगे हम लोग अपना 55 नंबर का क्वेश्चन, और कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहे हैं भैया किसने किसको खोजा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। साइंस से बना हुआ ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जॉन गुटेनबर्ग, और इसके सामने कह रहे हैं लेजर, कह रहे हैं ये डब्ल्यू रोंटिजन के नाम से आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। हमने भी हाई स्कूल में इसको इंटर में पढ़ा था, तो वहाँ से ये याद हुआ है, अभी तक याद बना हुआ है, क्योंकि बार बार इसको रिकॉल किए हैं इस वजह से याद है, वरना इतनी ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं है कि इंटर की चीज़ें अभी तक याद रहें। तो डब्ल्यू के मतलब रोंटिजन, तो एक्सरे। तीसरा कह रहे हैं माइकल फैराडे, डायनमो, और रॉबर्ट वॉटसन, एस रडार। तो बताइए कौन सा इसका गलत होगा। तो जो हमारा 55 वाला है ना, जॉन गुटेनबर्ग, लेजर, यही वाला गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए। जॉन गुटेनबर्ग शायद टाइपिंग मशीन की खोज किए थे, और इनके द्वारा बाइबल का पहली बार अनुवाद भी किया गया था। एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। आगे देखेंगे हम लोग, मेथनॉल मानव शरीर के किस हिस्से में ऑक्सीकृत हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, यकृत यानी लीवर, पेट यानी कि स्टमक, और हमारा प्लीहा स्प्लिन। तो बताइए मेथनॉल जो है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लीवर यानी कि यकृत में। आगे देखते हैं हम लोग 57 नंबर का अपना क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पाचन में पित्त की क्या भूमिका है। तो बाइल जूस सुना होगा ना, वही है। कह रहे हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए, वसा का पायसीकरण, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करने के लिए। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वसा का पायसीकरण। मैंने इसको जब सॉल्व किया था तो दिमाग लगाया था कि लोगों में देखा है कि जो पित्त है उसमें वो हो जाती पथरी, तो जब वहाँ पे पथरी हो जाती है तो लोग जो तेल वगैरह है उसको खा के नहीं पचा पाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि पक्का ये वसा का जो है वसा से ही कनेक्टेड होगा, और वहीं से ये ट्रिक्स लगा के मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था। तो मैं क्यों बता रही हूँ, अगर आपके भी माइंड में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, तो अगर ये आपको एग्जाम टाइम में हेल्प कर जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वसा का पायसीकरण करने में पित्त की भूमिका होती है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, और हमारा जो 58 मार्क्स नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्टील को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। पहला है बोरान, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है क्रोमियम, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा टंगस्टन। तो टंगस्टन से क्या बनता है, जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, वो टंगस्टन का बनाया जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, क्रोमियम। जो स्टील होती है मतलब ये भी एक मिश्र धातु है, लोहे में क्रोमियम और कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें कई चीज़ें मिला के बनाई जाती है, आप देख लीजिएगा उसको। तो आप जानिए कि स्टील को अगर हम चाहते हैं कि जल्दी ये ख़राब ना हो, तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम लोग अपना 59 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि गैस से ठोस और ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये भी इंटर क्लास में पढ़ा है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, आशवन और धूमन या फ्यूमिगेशन। तो आप बताइए कोई ऐसा पदार्थ जो मतलब ठोस अवस्था में है और जब वो चेंज होगा तो डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चेंज होगा। जैसे आप देखिए जो अगरबत्ती होती है या जो है कपूर होता है, उसको आप देखेंगे तो वो ठोस रहते हैं, लेकिन जब आप उसको जलाएंगे ना तो वो लिक्विड में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के दौरान वो गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि कोई ठोस है या कोई गैस है, उसको ठोस बनाना है या फिर ठोस पदार्थ को डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चेंज करना है, तो वो जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा कर्पूर यानी कि जो कपूर होता है ना घर में जो जलाया जाता है भगवान को खुश करने के लिए आरती में, वो। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60, आप बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही जो है वो बताना है।
पहला क्या है कि नील कुरुंजी एक स्थानिक झाड़ी है जो केवल 16 के जंगलों में पाई जाती है। 16 नहीं है वो, दरअसल 16 है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि नील कुरुंजी को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुषीयन सूची में शामिल किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, और एक और दो दोनों, और ना ही तो एक और ना ही दो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो नील कुरुंजी है वो एक स्थानिक झाड़ी है। स्थानिक मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष में ही मिलती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। तो ये एक स्थानिक झाड़ी है। कहाँ मिलती है, तो 16 के जंगलों में पाई जाती है, और अभी इसको आयुषीयन की संकटग्रस्त प्रजाति की जो सूची है उसमें शामिल भी किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की निम्नलिखित जनजातियों में से किसने 2024 में भारत में आम चुनाव में पहली बार मतदान किया था। तो आपको बताना है, ऑप्शन है शोम्पेन, दूसरा है ओंगे, तीसरा है जारवा और सेंटिनली। जब हम लोगों का मतलब चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, तो ये बात चर्चा में थी कि 7 व्यक्ति रहे हैं किसी एक जनजाति से जिनके द्वारा पहली बार वोट किया गया है। तो आपको बताना है कि वो किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग भैया शोम्पेन जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि शोम्पेन जनजाति के वो 7 व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहली बार मतलब आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव में वोट किया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। ये जो सेंटिलीज है ना, ये भी वहीं की जनजाति है, बहुत ही खतरनाक जनजाति है। आप लोगों ने 2-3 साल पहले एक चर्चा में देखा रहा होगा कि किसी जो है टूरिस्ट को इन्होंने निपटा दिया था बाढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहे हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें बताना है कौन सा देश पहले स्थान पर है। ऑप्शन क्या है, जापान, सिंगापुर, फ्रांस और जर्मनी। क्या आपको लगता है कभी हमारा भारत भी पहले नंबर पे आएगा? शायद कभी आए। फिलहाल के लिए अभी हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ये तो जब देखिए तब टॉप पे ही रहता है सिंगापुर। तो आंसर क्या होगा, सिंगापुर। सिंगापुर, जापान, जब देखो यही दोनों आगे पीछे लगे रहते हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे अभी सिंगापुर है। आगे देखते हैं। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, जो हमारा पहला है लिखा हुआ है कांस्य और तांबा से मिलकर के जस्ता बनता है। नो गलत पढ़ लिया। बता रहे हैं कि जो कांस्य है ना वो मिश्रण है तांबा और जस्ता का। दूसरा है कि जो पीतल है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। तीसरा है मिलाप, यानी कि शोल्डर एक धातु होती है, उसको कह रहे हैं कि ये तांबा और शीशा से मिला करके बनाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन जो है केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 या फिर मतलब कोई भी सही नहीं है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि एक भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी बता रहे हैं क्या सही होगा। अब देखिए जो कांसा होता है जिसको हम कांस्य कहते हैं, ये तांबा और जस्ता से नहीं बल्कि तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। तो तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। अभी हाल ही में सीटेट का एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा ही जाता है। तो जो कांसा है वो किसका मिश्रण है, तांबा और टिन का। जबकि जो पीतल है, जो तांबा और टिन दिया हुआ है, ये हमने देख लिया तांबा और टिन का क्या है, कांस्य है। ठीक है, तो आप चाहें इसको इससे मिला दें। और दूसरा आप देखिए तांबा और जस्ता दिया हुआ है ना, तो जो तांबा और जस्ता है इसका पीतल का मिश्रण है, यानी कि तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल धातु बनाई जाती है। मिलाप जिसको हम शोल्डर कहते हैं, ये टिन और सीसा, तो यहाँ तांबा ना होकर के टिन होगा, टिन और सीसा का मिश्रण है शोल्डर। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा डी वाला, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था, कोई भी मिश्रण इसमें सही नहीं दिया हुआ था। जो सही था वो हमने बता दिया, फिर से बता देते हैं। कांसा जो है वो तांबा और टिन का मिश्रण है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण है, जबकि जो शोल्डर है जिसको मिलाप कहते हैं हिंदी में, ये टिन और सीसा का मिश्रण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। अभी पूछ रहे हैं आपसे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर और ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह। तो एक मूवी आई थी कांतारा, शायद यही थी, हाँ कांतारा मूवी थी, उसी में जो है सर्वश्रेष्ठ इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो इसी वजह से इनको मिला हुआ है अवार्ड। कौन है वो हीरो दैट मीन्स अभिनेता, तो वो है भैया ऋषभ शेट्टी जी। तो ऋषभ शेट्टी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, तो वो मिला है कांतारा के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उदार शक्ति भारत और किसके मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो जो उदार शक्ति है अभी ये जो है जुलाई में शायद ये वाला अभ्यास हुआ था और ये मलेशिया और भारत के मध्य होता है। उदार जो शक्ति है ये किसके मध्य होता है? भारत और मलेशिया के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। और कथन क्या है? हमारा जो पहला कथन है, हम्पी जो है वो कह रहे हैं कि वो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। दूसरा कह रहे हैं हम्पी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तीसरा कह रहे हैं कि हम्पी के पत्थर के रथ का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, और आपको बताना है कौन सा सही है। केवल 1, केवल 3 और 2 3 और 1 3। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। दरअसल दूसरा क्यों गलत है? कह रहे हैं कि ये चोल साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि ये चोल की नहीं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और तुंगभद्रा नदी के तट पर है। एकदम सही बात है। पत्थर में जो मतलब कि वहाँ हम्पी में पत्थर के रथ से जो निर्माण करवाए गए थे वो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और क्या बताना है? सम्राट हर्षवर्धन ने उपरोक्त में से किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो 2 जगहों पे इनके द्वारा धार्मिक जो मतलब कि सम्मेलन है वो करवाए जाते थे। प्रयाग तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दूसरा है कन्नौज। और यहाँ देखिए प्रयाग और कन्नौज दोनों दिया हुआ है। ऑप्शन कहाँ है? 2 3 बी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एंड 3 ये जो है सही है। प्रयाग और कन्नौज में करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भैया उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं पूछ रहे हैं कि है पूछ रहे हैं। पता चला आलमगीरपुर एकदम आगे दिखा, खटाक से एकदम खुश हो गए, क्या हाँ आलमगीरपुर मिल गया। फिर उसके बाद टिक करके घर आए, देख रहे हैं अरे यार ये तो मार्क्स ही कट गए मेरे। तो ऐसा नहीं करना है, देख लेना है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं आलमगीरपुर, तो आलमगीर तो होगा ही, क्योंकि मतलब ईस्टर्न साइड पड़ती है ना हड़प्पा सभ्यता की, हिंडन नदी के तट पर मतलब कि आलमगीरपुर, तो ये तो होगा ही, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा कह रहे हैं बालू, तीसरा है बड़गांव और लास्ट में है मंडी। बालू जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये हरियाणा में होना चाहिए। हरियाणा, बालू जो है वो हरियाणा में होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 68 का जो ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा। जबकि आलमगीरपुर, बड़गांव और मंडी ये सभी उत्तर प्रदेश की ही हड़प्पन साइट्स हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये हरियाणा में ही है एकदम कन्फर्म। अपना क्वेश्चन नंबर 69 हमें मैच करना है। एक साइड लिस्ट में शिलालेख दिया है, दूसरी साइड लिस्ट में शासक के नाम दिए हुए हैं कि जो शिलालेख है वो कौन से शासक से संबंधित है। शिलालेख में आपको अयोध्या का शिलालेख दिया है, हाथी गुम्फा, जूनागढ़ और रवा तक का। और शासकों में नाम दिए हुए हैं कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल एंड रुद्रदामन। तो चलिए मैच कर लेते हैं। जैसे मुझे एकदम रबातक वाला पता है कि कनिष्क का है, और ये आरओ में पूछा गया था। इस साल नहीं पूछा गया था, मेरे ख्याल से 2020 वाला जो आरओ हुआ था 2020-21 में, उसमें पूछा गया था। तो फिलहाल के लिए कनिष्क का तो रबातक है। तो क्या इससे कोई इलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन? देख लेते हैं। हाँ देखिए 2 ऑप्शन इससे इलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब हम लोगों की लड़ाई केवल 2 ऑप्शन में है। तो देख लेते हैं आगे। अयोध्या का अभिलेख किसका है? क्या जूनागढ़ का, खारवेल का, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये मेरे ख्याल से खारवेल का है। तो अगर हम बी का 3 मिला देंगे तो देखिए इससे भी नहीं मिल रहा है तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। अब हम लोगों को पहला और तीसरा देखना होगा। जूनागढ़ का जो है ये मेरे ख्याल से रुद्रदामन का है। तो हाँ सी का 4 हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का है, और अयोध्या वाला फिर बचा पुष्यमित्र शुंग। और अयोध्या अभिलेख एक बार पूछा गया है हमारे पीसीएस में। कैसे पूछा गया है? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, और इस बात की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है अयोध्या अभिलेख। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा है, और एक भूले बिसरे हमारे उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ था जूनियर एडेड का, उसमें पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अयोध्या का जो शिलालेख है वो पुष्यमित्र शुंग का है, हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, और रबातक अभिलेख जो है वो कनिष्क का है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 2 फिर वही क्वेश्चन आ गया है, 2 लिस्ट मिल गई हैं। अब हाँ क्वेश्चन अलग हो गया है। अब जो है महाजनपद की राजधानी पूछी जा रही है, इसके पहले जो है अभिलेख पूछे गए थे। चलिए फिलहाल के लिए देख लेते हैं।
महाजनपद में आपको कौशल दिया है, वत्स दिया है, शूरसेन दिया है और चेदी दिया हुआ है। और उधर आप देखिए शुक्तिमती, मथुरा, कौशाम्बी और श्रावस्ती दिया है। तो शूरसेन का मथुरा होता है, ये तो मुझे एकदम अच्छे से पता है। तो पहले तो हम सी का 2 ही मिलाएंगे, शूरसेन का मथुरा। ठीक है, तो आप देखिए क्या सी का 2 से हो रहा है, देखिए 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक जो शुक्तिमती है इसको देखिए फिलहाल के लिए और देख लेते हैं। कौशल, कौशल का क्या श्रावस्ती होगा, कौशल, वत्स और चेदी। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा डी वाला। तो चलिए मैच कर लेते हैं। जैसे कौशल जो है इसका श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, कौशल का क्या होगा, श्रावस्ती हो जाएगा। वत्स की जो राजधानी है वो है हमारी कौशाम्बी, क्या है, कौशाम्बी। चेदी की है शुक्तिमती। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में नहीं पूछा गया था। उसके पहले आप देखेंगे तो हर साल लगभग पूछा गया है महाजनपद की राजधानी को लेकर के। एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था कि कौन सा, अभी अगर नहीं करवाया होगा तो आगे करवाएंगे ही, कि कौन सा है जो पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित था, अभी दरअसल वो यूपी में नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा महाजनपद है, आप मुझे उसको कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। नहीं पता है तो आगे आएगा ही। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 और इसका आंसर हमने बता दिया कि डी हो जाएगा। ठीक है, जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गुप्त काल के दौरान कौन सा सिंचाई कर था, यानी कि कौन सा वो कर का क्या नाम था जो सिंचाई के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन कौन कौन से हैं, उपरिका, बेड़क भोग, उदरंगा और तारा दया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बेड़क भोग। तो शब्दावलियों से क्वेश्चंस खूब बनते रहे हैं, हर साल ही बन जाता है। तो हम लोगों को जो भी शब्दावली पता चल जाए अच्छी ही बात है। तो बेड़क भोग जो है वो गुप्ता काल के दौरान सिंचाई जो टैक्स लिया जाता था सिंचाई के लिए, यानी कि जो इरिगेशन टैक्स था उसको हम क्या कहते थे, बेड़क भोग कहते थे। हम क्यों कहेंगे, जो उस टाइम पे लोग रहते थे वो कहा करते थे बेड़क भोग। आगे देखते हैं 72 वाला। कह रहे हैं कि किस गुप्त शासक ने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो अब जो भी शासक होंगे उनका उनसे कुछ संबंध होना चाहिए करीब का, तभी जारी करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, ऑप्शन ए। 72 का क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहे हैं कि महाबलीपुरम शहर की स्थापना किनके द्वारा करवाई गई थी। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि वो पल्लव शासक थे। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या चोलों ने तो नहीं करवाई थी या किसी और ने तो नहीं करवाई थी, तो ये सब मत सोचिए। आप बताइए कि जो संगम शासक, जो पल्लव शासक थे उनका नाम क्या है जिनके द्वारा महाबलीपुरम शहर की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन क्या है, दंतीवर्मन, नरसिंहवर्मन और परमेश्वर वर्मन और महेंद्र वर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नरसिंहवर्मन प्रथम। तो नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम शहर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में। ऑप्शंस क्या हैं, शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख बदरुद्दीन समरकंडी, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है। निज़ामुद्दीन औलिया भी नहीं है, लेकिन जब नहीं पता रहता ना तो सबसे पहले हम लोगों को यही लगता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ही होंगे। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस वो रहे हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शेख अहमद सरहिंदी, ये भी नहीं है। आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शेख नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान में अस्तित्व में आया था। तो ये तो बड़ा फेमस सा है। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं, बहलोल लोदी बिल्कुल भी नहीं, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 और ये क्या है। और हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा साम्राज्य था वो उन्हीं के टाइम पे था, उसके बाद तो डिक्लाइन ही हुआ है। और फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, बिलग्राम की लड़ाई, तल्लीकोटा का युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी का युद्ध। तो आप बताइए, वैसे सबसे लास्ट में इसमें आना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि ये जो है अकबर के टाइम पे हुआ है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, तो सबसे लास्ट में तो यही आएगा। 1565 में हुआ है तल्लीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य में हुआ था ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई का मुझे टाइम थोड़ा कम याद रहता है, शायद 1555 है क्या, एक बार आप इसको देख लीजिएगा।
1555 मुझे लग रहा है। बिलग्राम की जो लड़ाई है वो 1540 है और 1539 में कन्नौज का है। और आप लोग ईयर चेक कर लीजिएगा। मुझे जो है दरअसल ये पता है कि किन के टाइम पीरियड में हुआ था, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रही हूँ। आप लोग एक बार इसका ईयर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर जानिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई है वो तो हुई है बिलग्राम की लड़ाई, तो सबसे पहले तो एक ही आएगा और ये देखिए ऑप्शन डी इसके हिसाब से आ जाएगा। 76 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे पहले देखिए बिलग्राम की लड़ाई हुई है, उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है, अकबर के ही टाइम में हुई है। और 1565 आप देखें, 1565 में तलीकोटा का युद्ध वो विजयनगर के टाइम पीरियड में हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध ये भी अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ है, तो इसको तो कोई नहीं भूलता, मैं भी कैसे भूल जाऊंगी। आप लोग ईयर एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी क्रम मैंने अच्छे से बता दिया है। बिलग्राम की लड़ाई सबसे पहली हुई, फिर हुई है पानीपत की दूसरी लड़ाई, उसके बाद हुई है तलीकोटा का युद्ध और लास्ट में हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बहमनी साम्राज्य में जो है वो जो विजयनगर साम्राज्य से युद्ध हुआ था, तो उन लोगों के द्वारा एक मतलब कि बनाया गया था ना, ग्रुप बनाया गया था मिलजुल करके विजयनगर साम्राज्य को पतन करने के लिए। तो उसमें कौन सा मतलब राज्य शामिल नहीं था, तो जो राज्य उसमें शामिल नहीं था वही राज्य सबसे पहले अलग भी हुआ है। और आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है बरार, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा है गोलकुंडा और लास्ट में है बीजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बरार। जो बरार है वो उसमें शामिल नहीं था, उस गुट में शामिल नहीं था, और साथ में इस मतलब कि बहमनी साम्राज्य से अलग भी सबसे पहले यही बरार ही हुआ था, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 में पूछा गया था, सारे नहीं पूछे गए थे, शायद मतलब पूछे गए थे और उसमें तो एक ही ऑप्शन से हो जा रहा था। अगर ये पता हो कि रामानुज का कौन सा था तो एक ऑप्शन से हो जा रहा था वहाँ पे। अब ये वाला थोड़ा अजीब सा है, अजीब सा दैट मीन्स अगर आपको चारों नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद, और इसमें हमें बताना है दरअसल कौन सा सही सुमेलित है। पहला तो गलत है, मतलब कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो ना रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य मैंने याद करके रखा है, रामानुज विशिष्ट है तो माधव आगे बताते हैं। अभी रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये तो गलत हो गया। द्वैत वेदांत कह रहे हैं माधवाचार्य और शुद्धाद्वैत कह रहे हैं रामानुजाचार्य, तो ये एकदम गलत है। और द्वैताद्वैत कह रहे हैं विष्णु स्वामी, तो ये भी गलत है। तो आप देखिए जो द्वैतवाद है ना या द्वैत वेदांत, ये है माधव जी का, ठीक है। तो मैंने याद करके रखा है रामानुज विशिष्ट है, माधव 2 हैं और वल्लभ जो है वो शुद्ध है। तो ये जो शुद्धाद्वैतवाद है ना ये वल्लभाचार्य का है, किसका है, वल्लभाचार्य का है, ठीक है। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद किनका है, मध्वाचार्य का है। तो ऐसे मैंने 2-3 लोगों का याद कर रखा है, तो एक मतलब कि क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ज्ञानी तो बनना नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं हमको। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो 78 का ऑप्शन बी हुआ। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसके खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि ये जो प्रतिज्ञा आंदोलन है ये किससे संबंधित था, ये हमें बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, सती प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह और उपरोक्त सभी। तो अक्सर हम लोग देखते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो हम लोगों को लगता है कि यही वाला ठीक होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह। तो जो प्रतिज्ञा आंदोलन है ये बाल विवाह से संबंधित था। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इनकी जो स्थापना है वो एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। और किसकी स्थापना, मतलब जिनके द्वारा ये प्रतिज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और किनके द्वारा चलाया गया था, तो जो हमारा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था ना, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। किस मतलब कि कौन सा आंदोलन था, प्रतिज्ञा आंदोलन। और इस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव। फिर से बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे बताए हैं, अब अच्छे से बता रहे हैं। देखिए जो प्रतिज्ञा आंदोलन है ये संबंधित किससे था, बाल विवाह से संबंधित था। और इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो एक एसोसिएशन था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे हम लोग अपना 80 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, सही बताना है हमें। पहला क्या है,
कांग्रेस की प्राथमिक मांग तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था। डोमिनियन स्टेटस, अगर डोमिनियन स्टेटस ही हम लोगों को प्राप्त करना होता तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको हम लोग काहे लिए मना करते, हम लोग दैट मीन्स नेहरू जी लोग क्यों मना करते, जवाहरलाल नेहरू जी लोग। आगे देखिए सॉरी, कह रहे हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे। और अंत में है कि जो इसे क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में लॉन्च किया गया था। क्रिप्स मिशन कब का है, 1942 का है, याद रखिएगा, इसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी वाला आंसर सही है। हम लोग उस टाइम पे जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं प्राप्त करना चाह रहे थे, वो सब पुरानी चीज़ें हो गई थी। अब तो हम लोगों को पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेज़ों को हम लोग बिल्कुल देखना नहीं चाहते इस टाइप की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपको दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक साइड व्यवस्था दी गई है, एक साइड जो है उसके जो स्टार्टिंग करता थे उनके बारे में बताना है। पहले में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कि सूची एक में स्थायी बंदोबस्त, दूसरे मतलब कि महालवारी प्रणाली, रैयतवाड़ी और इजारेदारी, और दूसरी साइड थॉमस मुनरो, हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए दो हेस्टिंग्स हैं, एक तो है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसको मैच कर लेते हैं, तो इसका जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में। मुझे इसी का ईयर याद है, सबका ईयर नहीं याद है। और दूसरा देखिए महालवारी प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो जो महालवारी प्रणाली है इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की थी, तो बी वाला का 3 हो जाएगा। रैयत वाली प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इजारेदारी जो प्रणाली है इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मतलब संस्थापक सदस्य नहीं थे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, शिवनारायण अग्निहोत्री, गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक और एमजी रनाडे। तो बताइए भैया कौन जो है इनके संस्थापक सदस्य नहीं थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, यानी कि जो शिवनारायण अग्निहोत्री जी हैं वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए कुछ देख लेते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि ये मतलब है कब का, तो 1884 का है। और इसमें आपको कौन कौन मिलेंगे, तो जो ये लोग दिए हुए हैं जैसे एमजी रनाडे जी, तिलक जी, वीएस चिपलूनकर, वीएस आप्टे, गोपाल गणेश अगरकर, केबी भंडारकर, एमवी जोशी। तो ये सारे लोग जो हैं वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित थे। लेकिन कहीं भी क्या आपको मैंने बताया कि शिवनारायण अग्निहोत्री जी थे, नहीं थे। जब थे नहीं तो क्यों बताएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय प्रेस अधिनियम लाया गया 1910, इसके बारे में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में लाया गया था, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसने अंग्रेज और स्थानीय दोनों प्रकाशनों पर कठोर सेंसरशिप लगाई। तीसरा कह रहे हैं तेज बहादुर शप्रू जी की समिति की सिफारिश पर 1921 में से निरस्त कर दिया गया। तो बताइए 83 का क्या हो जाएगा। तो जो हमारा 83 है उसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये हार्डिंग कौन है ना, तो ये दरअसल हार्डिंग द्वितीय है। हार्डिंग द्वितीय के टाइम में एक मतलब घटना घटी है। घटना घटने का मतलब है कि 1911 में जो द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था ना 1911 में, तो वो जो द्वितीय दिल्ली दरबार है वो इनके टाइम में हुआ था 1911 में। और एक काम हुआ है कि जो राजधानी है ना वो चेंज की गई थी। तो ये दोनों काम हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों चीज़ें सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग अपना 84 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सुचेता कृपलानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सत्य बताना है हमें। पहला क्या है, उन्होंने 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और विधानसभा की सदस्य थी, ऑल ऑफ द एबव। तो भैया सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये चीज़ें तो पता ही है ना कि वो जो है मतलब कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी, याद रखिएगा। संविधान सभा की सदस्य थी और जो है 1940 में इनके द्वारा क्या किया गया है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। नंबर 85 कह रहे हैं कि राखी बंधन दिवस किससे जुड़ा हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, लखनऊ संधि और बारदोली सत्याग्रह।
तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कन्फ्यूजन हो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन से, मतलब कि इन दोनों में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, जैसे मुझे हो गया था। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, तो जो राखी बंधन है वो एग्जैक्टली जो जुड़ा था वो तो बंगाल के विभाजन से ही जुड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। इससे संबंधित है राखी बंधन दिवस, जिसमें हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, वो वाला। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, दक्षिण कोरिया, कुवैत, ईरान और ताइवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। फिर देखिए, हमें कह रहे हैं कि कालानुक्रम में आपको व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो संलग्न राज्य हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो क्या आपको याद है को कि सबसे पहले किसको, मतलब कि व्यक्तिगत के तहत व्यक्त का मतलब है जब्त किया गया था, बताइएगा। कह रहे हैं संबलपुर, सितारा, झांसी और जैतपुर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, दरअसल वो कूट हैं। तो वैसे तो सतारा सबसे पहले था ना, मुझे जहाँ तक याद है कि सबसे पहला जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जब्त किया गया था राज्य वो था सतारा, तो सतारा होना भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं फिलहाल के लिए हम लोग इसका आंसर 87 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आप देखिए, सतारा था सबसे पहले, उन्होंने सतारा को जब्त किया, उसके बाद जैतपुर, फिर आता है हमारा क्या, संबलपुर, फिर आता है संबलपुर और अंत में फिर आपको मिलेगा झांसी। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो व्यक्त या जब्त किया गया है वो है सतारा, सतारा के बाद कौन आया, जैतपुर, जैतपुर के बाद आया हमारे संबलपुर और फिर अंत में आ जाएगा झांसी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, और जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो कह रहे हैं कि आपको गलत जो स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कैबिनेट मिशन कब का है, कैबिनेट मिशन कमेंट करिएगा, तो चूंकि मैंने क्रिप्स मिशन बता दिया, अब आप मुझे मतलब कैबिनेट मिशन कब का है ये बताइएगा। कह रहे हैं कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के लिए एक मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया। और दूसरा क्या है, दूसरा बता रहे हैं कि गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की। और अंत में कह रहे हैं कैबिनेट मिशन ने राज्य विधानसभाओं और रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो क्या होगा इसका आंसर, पहला वाला ही गलत है भैया, जो कैबिनेट मिशन है उनके द्वारा पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को जो स्वीकार करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल नहीं थी, पहला वाला गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सब सही हैं और हमें गलत ही बताना था, तो ये वाला गलत हो गया। देखिए 1928 की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था उसके संस्थापक नहीं थे। हमें बताना है कौन इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस एंड जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं वो इससे संबंधित नहीं थे, जबकि 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ था उससे जवाहरलाल नेहरू भी संबंधित थे, श्रीनिवास अयंगर भी और सुभाष चंद्र बोस जी भी संबंधित थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अपना जो मतलब कि कौन सा क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन। और 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सहजानंद की गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था या फैसला लिया था, जो भी बात है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी। तो हम तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें महात्मा गांधी जी के रूप में प्रसिद्ध है वो उन्होंने किसको क्या बोला है, जैसे उन्होंने किसी को महान प्रहरी बोल दिया है, किसी को गंगा जल जैसा बोल दिया है, किसी को कुछ बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। लेकिन ये जो दिवस मनाने की बात है, कोई भी दिवस मनाने की बात हो किसी भी व्यक्ति के सम्मान में, तो इस टाइप का मैंने नहीं देखा है कि गांधी जी ने ऐसा कुछ किया। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि मुझे इस टाइप का कुछ दिखा नहीं। फिलहाल के लिए देखते हैं तो ये किनके द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की बात की गई थी, तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, कह रहे हैं कि भारत में सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन कौन था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है मतलब एकदम नया हो आप लोगों के लिए। और ऑप्शन कौन कौन से हैं, फरेजी, तेभागा, बिजोलिया एंड बारदोली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बिजोलिया होना चाहिए हमारे ख्याल से, बिजोलिया है भी, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया जो है
वो इसका सही आंसर होगा। और ये कब से कब तक चला है तो ये भी जानिए, 1897 से 1941। कब तक? तो 1897 से 1941 तक। और कहाँ पे ये जो है हुआ था? तो राजस्थान का जो पूर्व मेवाड़ राज्य है वहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। और 92 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, इस वजह से हम इसको स्किप करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है आंसर जो हो तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत बना हुआ है। फिलहाल के लिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 93 जो है कह रहे हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किन 2 कोयला खदानों को विश्व की शीर्ष 10 कोयला खानों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये करंट अफेयर का मामला है। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सिंगरौली और करणपुरा, दूसरा है गेवरा और कुशमुंडा, तीसरा है रानीगंज और झरिया, और चौथा कौन सा है? चौथा है गेवरा और तालचर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गेवरा और कुशमुंडा जो मतलब कि कोयला खान है, इनको अभी विश्व की शीर्ष 10 कोयला खानों की सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, ये जो खान है उसको भी देख लेते हैं कहाँ की है। तो जो छत्तीसगढ़ की खान है वो है गेवरा और कुशमुंडा, और इसी को शामिल किया गया है अभी। और जो हमारा गेवड़ा है उसको दूसरी रैंक मिली है, और जबकि जो कुशमुंडी है या कुशमुंडा है उसको चौथी पोजीशन मिली हुई है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। कह रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है उसमें आपको बताना है हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो मिशन है इसको स्टार्ट कब किया गया था। ऑप्शन कौन कौन से हैं? 1 जनवरी 2015, 25 जून 2015 और 25 जून 2016 तथा 2 अक्टूबर 2016। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 94 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य जो भारत सूचकांक आया है 2023-24 का, उसमें बताना है कि हमारे यूपी को कौन सी रैंक मिली है। हमारे पास ऑप्शन है 2nd, 4th, 7th एंड 11th। तो इसकी जो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 11th पोजीशन मिली हुई है हमारे यूपी को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। और आगे बोल रहे हैं कि 2024 का जो आम चुनाव है, यानी कि अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि यूपी से कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। और ऑप्शंस क्या क्या हैं? 7, 8, 10 एंड 12। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 महिलाएं चुनी गई हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। और जो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भर्तृहरि महताब हैं जिनको 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था, वो किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जा रहा है कि हमारी जो 18वीं लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब जी थे। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ से चुने गए थे? कटक उड़ीसा, किशनगंज बिहार, या बनासकांडा जो है गुजरात, या फिर सागर मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? कटक उड़ीसा से चुने गए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, सेकेंड लास्ट नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? आंध्रा, गुजरात, अरुणाचल एंड राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली पाम तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद से समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बहुत ध्यान से देखना है, स्वतंत्रता के बाद से पहला पूछ रहे हैं। पता चला पहले से ही कहते हैं कि पहला राज्य जिसने जो है मतलब समान नागरिक संहिता लागू की हुई है और फटाक से गोवा मार के चले हैं, तो ऐसा मत करिएगा। देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद से पूछ रहे हैं, यानी कि 1947 के बाद से पूछ रहे हैं। सॉरी, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे सामने आ चुका है। पूछ रहे हैं आपसे, चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 414 शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड असम। तो समझ रहे होंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो मिशन 414 या मिशन 414 ये कहाँ के लिए चलाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के लिए चलाया गया था। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चंस टोटल। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको लगता है कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसको आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आप मतलब अगले वीडियो में उसको सुधार देंगे।
क्योंकि इंसान की ज़बान है, कभी कभी फिसल जाती है, हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो। फिलहाल के लिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी गलत ना बताऊँ आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली टू डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।